I'll start with my introduction. My name is Jitendra Kumar, and I have secured All India rank 376 in this year's of UPSC CSC, and this was my second attempt, first means and first interview. And the first attempt that I gave in 2023, I could not clear the prelims, but this time I was able to get a decent rank. Okay, so about my journey. Okay, so I did my initial schooling from my hometown. I belong to Khartal district of Rajasthan, and initial schooling I have done it from my village only. And then with class 12th, I got selected into Triple IT Allahabad. I did my engineering in information technology from Triple IT Allahabad, and then I got placed into Philips Healthcare, and I worked there as a software developer for 3 years. And in April 2022, I left my job and decided to pursue civil services. And after that, I worked towards the civil services. Okay, and okay, the strategy, first of all, if we talk about, तो देखो यार कि जो स्ट्रेटजी होती है वो तो हर एक यूपीएससी एस्पिरेंट की अपने हिसाब से होनी चाहिए, एंड सभी की उस हिसाब से होती भी है। तो आप अपने अकॉर्डिंग, जैसी आपका नेचर है उसके अकॉर्डिंग आप अपनी स्ट्रेटजी बनाइए। मैं अपने बारे में बता देता हूँ कि जो मैंने स्ट्रेटजी बनाई थी उसके अकॉर्डिंग आप अपनी भी ढाल सकते हैं। तो इनिशियल स्टार्टिंग डेज़ में जब हम फाउंडेशन कर रहे थे, तो उस समय मैं ट्राई करता था कि एक जीएस के साथ ऑप्शनल में ट्राई कर लूँ। तो आई यूज्ड टू गिव 4 to 5 hours to optional and 4 to 5 hours to my to GS, any GS subject, and 1 to 2 hours for current affairs. ओके, तो इसके बाद 4 to 5 hours में जो मैं जीएस या ऑप्शनल में दे रहा था, उसमें लगभग 2 से 3 घंटे की लाइव क्लासेस होती थी, एंड 1 से 2 घंटे की उस लाइव क्लासेस का मैं रिवीजन करता था और शॉर्ट नोट्स बनाता था। तो मेरी स्ट्रैटेजी हमेशा से यही रही है, रिवाइज़, मेमोराइज़ एंड कंसोलिडेट। तो जो भी आप फाउंडेशन में पढ़ेंगे, उसको 2-3 बार रिवाइज़ कर लीजिए। रिवाइज़ करने के बाद जब वो मेमोराइज़ हो जाएगा, तब उसको ट्राई कीजिए कि आप 10% ऑफ दैट नोट्स में आप उसको कन्वर्ट कर लें। आप फाउंडेशन में जो भी नोट्स बनाएँगे, वो आपके फर्स्ट टाइम नोट्स होंगे, एंड देन व्हेन यू रिवाइज़ मल्टीपल टाइम्स, उसके बाद आपके जो नोट्स हैं वो छोटे होते जाने चाहिए कंसेक्यूटिव रिवीजन के बाद में। इसके बाद जब आप एग्ज़ाम लिखने जाएँगे, मेंस लिखने जाएँगे, तो नोट्स इतने होने चाहिए कि आप वो 2-3 घंटे में पूरा सब्जेक्ट कवर कर पाएँ। इससे एक्टिव रिकॉलिंग में भी मदद मिलती है, और हम रेप्लिकेट कर पाते हैं कंटेंट जो हमने पढ़ा है। अदरवाइज़ क्या होगा ना कि इतना ज़्यादा कंटेंट हो जाएगा हमारे पास में, तो हम उसको रेप्लिकेट ही नहीं कर पाएँगे, और मल्टीपल सोर्सेज़ आपको नहीं रखने हैं। ट्राई कीजिए कि एक सोर्स रखें आप कोई भी, जीएस, इकोनॉमी के लिए, पॉलिटी के लिए, और उसी को मल्टीपल टाइम रिवाइज़ करना है, कंसोलिडेट करना है, बस इसी पे फ़ोकस करना है। तो अ, अगर आप डेली रूटीन की बात करें तो मैं मॉर्निंग पर्सन हूँ। मैं ट्राई करता था कि मैं सुबह 5 बजे उठ जाऊँ, साढ़े 5 बजे मैं टेबल पे बैठ जाऊँ पढ़ने के लिए, एंड जो सुबह के 1 बजे तक का जो टाइम होता है लंच तक, मैं ट्राई करता था उसमें कि मैं एटलीस्ट 4 से 5 घंटे या तो जीएस पढ़ लूँ या फिर ऑप्शनल का एक सेशन निपटा दूँ 4 से 5 घंटे का। तो इससे क्या होता था ना कि सपोज़ करो कि पूरा दिन हमारा कभी-कभी अच्छा नहीं जाता है। तो इससे क्या होता था ना कि अगर हम सुबह-सुबह 1 बजे तक 5 से 6 घंटे पढ़ ले रहे हैं आराम से, तो अगर बाकी का दिन भी खराब हो जाता है, तो भी हमें ऐसा नहीं लगेगा कि हमारा दिन वेस्ट हुआ है। वरना इस प्रिपरेशन में आपको पता ही होगा कि हाइज़ एंड लोज़ का गेम है। आपको किसी दिन लगेगा कि आपकी ब उस दिन पढ़ाई बहुत अच्छी हुई है, अगले दिन लगेगा कि आज तो बिल्कुल नहीं पढ़े। तो जब आपको लो फ़ील हो रहा हो, तब आप ये स्ट्रैटेजी अपना सकते हैं कि आप स्टार्टिंग में जो प्रायोरिटी टास्क है उसको कंप्लीट कर दें। ठीक है, एंड ठीक है, प्रीलिम्स में जैसा कि अभी प्रीलिम्स तो 25 मई को है, आने वाला है। तो अभी इसमें तो यार कोई स्ट्रैटेजी तो अभी आपको कुछ नहीं बनानी है, आपकी ऑलरेडी स्ट्रैटेजी होगी, आप रिवाइज़ कर रहे होंगे। प्रीलिम्स के लिए मेरा यही मानना है कि
प्रीलिम्स से 5 या 10 दिन पहले तक आप टेस्ट ना दें कोई भी। उससे पहले तक आप टेस्ट दे सकते हैं और जो भी आपके कोर सब्जेक्ट्स हैं, उसके पीवाईक्यूज़ टाइम बाउंड मैनर में सॉल्व कीजिए। मैं यही करता था। लास्ट के जो 15 दिन थे या 20 दिन थे, उसमें मैं साढ़े 9 से साढ़े 11 जीएस का टेस्ट लगाता था, पीवाईक्यू टेस्ट, नॉट एनी अदर इंस्टीट्यूट टेस्ट। और ढाई से साढ़े 4 में सीसेट का टेस्ट लगाता था। इससे क्या होगा ना, आपकी पीवाईक्यूज़ की नॉलेज भी बढ़ जाएगी। पीवाईक्यूज़ में क्या पैटर्न्स हैं, वो आपको आइडेंटिफ़ाई हो जाएँगे और आपका वो टेस्ट सॉल्व करने का उसी टाइम फ्रेम में वो आपका एप्टीट्यूड भी डेवलप हो जाएगा। जभी भी आप पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं, चाहे वो जीएस हो या फिर सीसेट हो, ट्राई टू फाइंड पैटर्न्स इन एग्ज़ाम्स। क्या होगा ना, यूपीएससी के कुछ थीम्स या पैटर्न्स हैं, आपने भी नोटिस किया होगा कि काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं जीएस में कि सम प्लांट्स आर हर्बीवोर्स, सम प्लांट्स आर दिस। तो ऐसे क्वेश्चंस ना मोस्टली होता है कि वो सही होता है। तो ऐसे पैटर्न्स आप ढूँढने की ट्राई कीजिए। जितना आप पीवाईक्यूज़ लगाएँगे उतनी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। कभी-कभी तो ऐसा होता है कि पीवाईक्यूज़ ऐसे कैसे ही रिपीट हो जाता है। हो सकता है कि वो 1993 में पूछा हो और आप अब आ जाता है ऐसे। पिछली बार भी ऐसे ही हुआ था। 2024 में रिवर गंगा की ट्रिब्यूटरीज़ पूछी थी वेस्ट टू ईस्ट, वो भी ऐसे कैसे ही आया था। वाटरफॉल्स पूछे थे, वो भी ऐसे कैसे ही आया था और माउंटेन्स पूछे थे, वो भी ऐसे कैसे ही आया था। तो ट्राई कीजिए कि इस समय में आप पीवाईक्यूज़ को अच्छे से यूटिलाइज़ करें। मेंस प्रिपरेशन की बात की जाए तो ऐसे में यार, ऐसे में क्या होता है ना, अ, मेरी 2024 प्रीलिम्स के बाद मेरी उतनी प्रिपरेशन थी नहीं। तो मैंने जो भी किया था वो लास्ट के 3 महीने में किया था। तो उसमें क्या किया था ना, ऐसे में हमको मैंने चैटजीपीटी का बहुत ज़्यादा यूज़ लिया और जो टॉपर्स की कॉपी होती थी, तो उनसे मैं कंटेंट उठाता था। तो वहाँ से क्या-क्या एनेक्डोट्स लिख सकते हैं हम। मैं यूजुअली अपने एनेक्डोट्स या स्टोरी से ट्राई करता था कि इस ऐसे को स्टार्ट करूँ। उसके बाद मैं नेक्स्ट पेज में समझाने की ट्राई करता था कि मैं आगे क्या लिखने वाला हूँ, ताकि जो एग्ज़ामिनर है उसको पहले से ही पता चल जाए कि ऐसे का क्रक्स क्या आने वाला है, और एक स्टोरी लाइन मैं पहले से ही बिल्ड कर देता था। और चैट जीपीटी की मदद से मैंने बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम्पल्स निकलवा लिए थे, जैसे अपने रिलीजियस स्क्रिप्चर्स हैं, महाभारत हो गया, रामायण हो गया, इनसे मैंने 20-20 अच्छी स्टोरीज़ निकलवा ली थी, जिसको हम किसी भी उसमें यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही फ्रीडम फाइटर्स के नाम, स्पेशली विमेन के नाम, विमेन फ्रीडम फाइटर्स, मूवीज़ के नाम, तो ये सब मैंने ऐसे में यूज़ किया था। जीएस-1 की बात करें अगर, तो जीएस-1 में यार मैंने सा बस पीवाईक्यूज़ लगाए थे और पीवाईक्यूज़ के जो सॉल्यूशंस होते हैं, वो मुझे एक इंस्टीट्यूट से मिल गए थे, तो मैं बस पीवाईक्यूज़ करके गया था और पीवाईक्यूज़ के मैंने शॉर्ट नोट्स बना लिए थे। तो लास्ट में मैंने बस पीवाईक्यूज़ के शॉर्ट नोट्स जो थे, वही मैं एग्ज़ाम सेंटर में लेके गया था और वही रिवाइज़ करके मैंने लिख दिया था। अगर जीएस-1 में स्पेसिफ़िकली भी बात की जाए, तो जैसे पॉलिटी हो गया, तो पॉलिटी के पीवाईक्यूज़ हो गए, लक्ष्मीकांत बुक हो गई, कॉमन सोर्सेज़ हैं, सब वही पढ़ते हैं। बट आप एक ही सोर्स रखें और मल्टीपल टाइम उसको रिवाइज़ करें, ठीक है। एंड ऑप्शनल की अगर बात की जाए, तो मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफ़ी था एंड मैंने इंग्लिश मीडियम से दिया है, तो मुझे जीएस-1 में अलग से ज्योग्राफ़ी पढ़ने की अ, ट्राई नहीं किया मैंने, उससे हो गया था मेरा। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ करने के लिए जो भी बच्चे 2026 में देने वाले हैं, उनको मैं यही बोलना चाहूँगा कि 3-4 क्राइटेरिया बना के रखें आप। पहला तो इंटरेस्ट ही होना चाहिए कि आपको उसका आपका उसमें इंटरेस्ट है या नहीं है। सेकंड इज़ कि आप देखें कि उसका कंटेंट ईज़िली अवेलेबल है भी या नहीं, दूसरा ये है। तीसरा ये चेक कीजिए कि उसकी कोई अच्छी कोचिंग है या फिर आप अच्छी बुक्स अवेलेबल हैं या नहीं। तो मैंने जब सब्जेक्ट अपना ऑप्शनल मैं सोच रहा था, तो मैंने 2-3 सब्जेक्ट शॉर्टलिस्ट किए थे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैथमेटिक्स था और ज्योग्राफ़ी था और सोशियोलॉजी था। मैंने इनके पीवाईक्यूज़ देखे थे। तो पीवाईक्यूज़ देखने के बाद मैंने देखा कि यार क्या पैटर्न है और कितना मैं एनालिटिकल हो सकता हूँ। सिंस आई वाज़ फ्रॉम अ टेक्निकल बैकग्राउंड, तो आई डिसाइडेड टू गो विथ uh, geography optional. I had mathematics in class 11, 12th and even in engineering. But after looking at the PYQs, मुझे वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने मैथमेटिक्स चूज़ नहीं किया। बट अगर आपको ऐसा लग रहा है, आपका इंटरेस्ट भी है उस सब्जेक्ट में और कंटेंट ईज़िली अवेलेबल है, कोचिंग मिल जाती है आपको, तो आप उसके साथ जा सकते हैं।
ठीक है। यार ऑप्शनल की स्ट्रैटेजी मेरी वही रही है कि एक बार मैंने जब फाउंडेशन कर लिया, तो उसके बाद मैंने एक कोचिंग इंस्टीट्यूट से 500 क्लासेस ली थी ज्योग्राफी की। तो 500 क्लासेस में वो 500 क्वेश्चंस कराते हैं ज्योग्राफी के। एंड इन द एंड मैंने वो 500 क्वेश्चंस को बहुत कंसोलिडेट कर लिया था, और उन्हीं क्वेश्चंस कंसोलिडेट हो गया कंटेंट, उसमें मैं केस स्टडीज़ और एग्जांपल्स ऐड करते रहता था। जो भी अ, मुझे न्यूज़पेपर में मिलते थे, कोई रिवर से रिलेटेड डिस्प्यूट हो गया, या फिर जैसे अपनी डाउन टू अर्थ मैगज़ीन है, डाउन टू अर्थ यूट्यूब चैनल भी है। तो यहाँ से मैं देखता था कि केस स्टडीज़ कैसे इनकलकेट कर रही है। जैसे वो आप जीएस में भी देख सकते हैं। जैसे एक लापोडिया विलेज की चौका सिस्टम आया था, उसको आप वाटर कंज़र्वेशन में भी यूज़ कर सकते हैं, उसको आप वुमेन एम्पावरमेंट में यूज़ कर सकते हैं, उसको आप एनवायरनमेंट में भी यूज़ कर सकते हैं। तो एक ही केस स्टडी ऐस इतनी जगह यूज़ हो सकती है, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ऐसी 10 से 15 केस स्टडीज़ आप बना के रखें, जिसको आप जीएस में भी लगा सकते हैं और ऑप्शनल में भी लगा सकते हैं। अगर मेंस आंसर को फ्रेम करने की बात है, तो यार सबका वही फॉर्मेट होता है कि इंट्रो लिखा जाता है सबसे पहले, इंट्रो के बाद बॉडी होता है, और बॉडी के बाद कंक्लूजन होता है। इंट्रो में आप ट्राई कीजिए, अगर पॉलिटी का क्वेश्चन है तो ट्राई कीजिए कि आप आर्टिकल से स्टार्ट करें या फिर डीपीएसपी से स्टार्ट करें। हो जितना हो सके उतना टेक्निकल जाइए, उसमें बुकिश लिखिए। केस स्टडीज़ में भी केस जजमेंट भी लिख सकते हैं आप। इकोनॉमी में आप ट्राई कीजिए कि कोई भी डेटा यूज़ कीजिए। डेटा हो सकता है कि इकोनॉमिक सर्वे का हो, या फिर कोई गवर्नमेंट गवर्नमेंट का ट्रस्टेड सोर्स हो सकता है। एथिक्स में मैं क्या करता था, एथिक्स में मैंने सबसे पहले तो मैं जो केस स्टडीज़ होती है, उनका क्रक्स लिख देता था कि दिस स्टडी इज़ टॉकिंग अबाउट दिस, एंड दीज़ आर द फैक्ट्स अबाउट दिस केस स्टडीज़, वो भी बस 2-3 लाइन में। उसके बाद ये लिखने के बाद मैं कि स्टेक होल्डर्स लिख देता था, चाहे उसने पूछे हो या नहीं पूछे हो। उसके बाद मैं केस स्टडीज़ स्टार्ट करता था। इससे क्या होता है ना कि आप जब भी क्वेश्चन के पार्ट को आंसर कर रहे हैं, तो आपको एक तो केस स्टडी का कंटेक्स्ट हमेशा याद रहेगा, और दूसरा कि आप फिर उस जो भी क्वेश्चन पूछा गया है, उसमें आप किसी एक पर्टिकुलर पार्ट को भूलेंगे नहीं। कि सपोज़ करो कि नक्सलिज़्म से आ गया क्वेश्चन, और वहाँ पे पूछ लिया कि आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं, और ऐसी सिचुएशन बन गई है कि आपकी फैमिली को भी थ्रेट आ रहा है, बट और लोकल सपोर्ट भी नक्सलाइट्स को है, तो आप ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे? तो उसमें ट्राई कीजिए कि आप जो क्वेश्चन पूछा है वो तो आप आंसर करें ही, बट उसमें लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन भी दें कि जो लोकल्स हैं वो क्यों सपोर्ट कर रहे हैं उनको। एक ऐसा 10-15 केस स्टडीज़ होती हैं अपनी, उसी टाइप की आती है मोस्टली। तो इनमें ट्राई कीजिए कि आप एक अपना खुद का सॉल्यूशन बना के रखें, और उस सॉल्यूशन को आप प्रेज़ेंट करें उधर। चाहे डिस्पाइट क्वेश्चन में पूछा गया हो या ना पूछा गया हो। एंड मुझे ये भी पता है कि एथिक्स का पेपर इज़ वन ऑफ द लेंथीएस्ट पेपर इन दिस यूपीएससी। तो बट फिर भी वो डूएबल होता है। आप अगर प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आई थिंक वो डूएबल है। बट मैंने ये किया था, एंड इससे मुझे रिज़ल्ट मिला है, मेरे 132 मार्क्स आए एथिक्स में, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि कुछ और काम कर रहा है तो वो भी कर सकते हैं। टॉपर्स की कॉपी ज़रूर देखनी है, वहाँ से हमें ये पता चलता है कि वो उन्होंने अपने आंसर्स को कैसे फ्रेम किया है, ताकि हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंटेंट ले सकें कॉपी से, और एक फॉर्मेट ले सकें कि उन्होंने कैसे लिखा है। और बाकी सब्जेक्ट्स में तो यार जितना हो सके डायग्रामेटिकली रिप्रेज़ेंट करने का ट्राई कीजिए। ज्योग्राफ़ी में ट्राई कीजिए कि आप मैप तो ज़रूर डालें, और ऐसा मत कीजिए कि मैप को एक छोटे से कोने में बना के छोड़ दिया, और उसमें ना तो आपने उसका टाइटल दिया है कि क्या है, और ना ही उसको अच्छे से विज़िबल है। ट्राई कीजिए कि अच्छा मैप बनाइए, प्रेज़ेंटेबल मैप बनाइए। आंसर राइटिंग में पॉज़िटिव अप्रोच। यार देखो, आंसर राइटिंग में आपको बैलेंस्ड व्यू रखना है। आपको नेगेटिव्स भी बताने हैं, किसी भी इश्यू आ गया कि उसके पॉजिटिव्स भी बताने हैं, और लास्ट में अगर आप उसको कंक्लूड कर देंगे एसडीजी के साथ में, या फिर हो सकता है कि पीआईबी से कोई डेटा आया हो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इतना अच्छा काम किया है, पॉवर्टी एलिवेशन में हमने अ, इतने करोड़ लोगों को निकाल दिया, तो आप वो सब कोट कर सकते हैं। अपने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी की कोई कोट यूज़ कर सकते हैं, तो उससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। अच्छा,
नेक्स्ट इज़ प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी साथ करनी चाहिए या नहीं? तो यार प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी आई थिंक टिल फ़रवरी तो साथ ही होती है। आई थिंक फ़रवरी के बाद में हम प्री स्पेसिफ़िक हो जाते हैं, हम ज़्यादा एमसीक्यू सॉल्व करने लगते हैं। बट मैं क्या करता था, जब अपना फाउंडेशन कर रहा था, तो आई यूज्ड टू राइट 1 आंसर डेली। उससे मेरी मेंस में आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हो जाती थी, और जो एक फोमो होता है ना कि यार मेरा आंसर तो अच्छा नहीं है, या फिर मुझसे आंसर लिखा ही नहीं जाएगा, तो वो दूर हो जाता है आपका। आप स्टार्टिंग में बहुत ही गंदा आंसर लिखेंगे, मैंने भी लिखे हैं, तो आप बट ट्राई कीजिए कि आप लिखें स्टार्टिंग में। हो सकता है कि आप स्टार्टिंग में इतना गंदा आंसर लिखें कि आपको देख के बाद में हँसी आई, मुझे भी आती थी। बट ट्राई कीजिए कि एटलीस्ट एक आंसर लिख दें, तो आपको ना आंसर राइटिंग से फिर डर नहीं लगने लगेगा। एक फोमो होता है, और जिस भी टॉपिक को आपने पढ़ा है उसके ट्राई कीजिए कि आप पीवाईक्यूज़ देख लें, तो उससे ना प्री और मेंस की तैयारी साथ-साथ में होती रहेगी। बट जैसे ही फ़ैब आता है या फिर जेन आता है, तो आप स्विच कर सकते हैं फुल टाइम प्री की तैयारी में। और सीसेट बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। मैंने 2023 प्री जो था मेरा अटेम्प्ट, उसमें मैं सीसेट और प्री जीएस दोनों में फ़ेल हो गया था। मेरे 40s में नंबर थे। तो मैंने तो यार मुझे पता चल गया था कि मैं मैथ्स बैकग्राउंड से हूँ, बट फिर भी मैं अच्छे से मैंने प्रैक्टिस नहीं की है। तो इसके लिए मैंने तो यार दिसंबर से सीसेट लगाना स्टार्ट कर दिया था। एंड मैं डेली कोई ना कोई टॉपिक करता था, उसके पीवाईक्यूज़ देख लेता था और क्वेश्चंस सॉल्व करता था जितना हो सके, क्योंकि सीसेट में प्रैक्टिस ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड आई गॉट 100 प्लस मार्क्स इन सीसेट इन 2024। तो आप प्रैक्टिस ज़रूर करें। अभी तो जो भी बच्चे 2025 में दे रहे हैं, जो अभी आने वाला है, उसमें ट्राई कीजिए कि जो पीवाईक्यूज़ हैं लास्ट के 15 साल के, उनको आप टाइम में लगा लीजिए, उनके सॉल्यूशन देख लीजिए। मुझे नहीं लगता इसके इसके अलावा कहीं बाहर से क्वेश्चन आने वाला है। और सीसेट अटेम्प्ट करने का भी पैटर्न होता है। अगर आपको लगता है कि आप कॉम्प्रिहेंशन में अच्छे हैं, तो कॉम्प्रिहेंशन को पहले कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आप सीसेट में क्वांट में अच्छे हैं, या फिर लॉजिकल रीज़निंग में अच्छे हैं, तो आप उसको भी पहले अटेम्प्ट कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैं कॉम्प्रिहेंशन को पहले अटेम्प्ट करूँगा, तो मेरे 50 नंबर तो 40 से 50 मिनट में आ ही जाएँगे उसमें। तो इसलिए मैं वो पहले अटेम्प्ट करता था, उसके बाद मैं जाता था दूसरे उसमें। पीवाईक्यूज़ यार बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत सारी थीम रिपीट होती है। जैसे हिस्ट्री में जैनिज़्म, बुद्धिज़्म से पूछा गया है क्वेश्चन बार-बार, और भक्ति मूवमेंट से क्वेश्चन पूछा गया है। काफ़ी टाइम पर्सनैलिटीज़ को कंपेयर किया गया है। तो आप पीवाईक्यूज़ को देखें और उनसे पैटर्न निकालें। इकोनॉमी में तो यार मुझे लगता है कि 50 टू 60% क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं, थीम्स रिपीट हो जाती हैं। इंटरव्यू बोर्ड और इंटरव्यू पैनल के बारे में बताइए। यार मेरा इंटरव्यू बोर्ड था, वो शुक्ला सर का बोर्ड था, तो काफ़ी लोग उनसे डरते हैं काफ़ी, कि पता नहीं क्या होगा। माना जाता है कि वो स्ट्रिक्ट हैं, बट आई आई थिंक अनसर्टेनिटी इज़ विद एवरी बोर्ड। आपको नहीं पता कि आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो उसकी टेंशन ना लेते हुए हम जितना अपने डेफ के ऊपर काम करेंगे उतना अच्छा है। बट आई थिंक डेफ की बातें तो हम कभी और भी कर सकते हैं। अभी प्री और मेंस की स्ट्रेटजी देख लेते हैं। इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे? यार इंटरव्यू में जो हम मॉक्स में देखते हैं, उतने वियर्ड क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। इंटरव्यू में अब वो काफ़ी सीरियस डिस्कशन होता है, और कन्वर्सेशन टाइप होता है। ऐसा नहीं लगता है कि वो आपको ग्रिल कर रहे हैं। तो नॉर्मली मुझसे जो शुक्ला सर ने जो क्वेश्चन्स पूछे थे, वो क्योंकि उस समय करंट अफेयर्स में रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा था और गाज़ा वॉर चल रहा था, तो इससे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे थे। एंड बाकी जो मेंबर्स थे, उन्होंने मेरे डेफ से ही क्वेश्चन पूछे थे। फ़िलिप्स के बारे में पूछा था कि एमआरआई कैसे काम करता है, और जो बाकी मेंबर्स ने पूछा था, हॉबीज़ से भी क्वेश्चन पूछे थे। मैंने हॉबीज़ में लिखा हुआ था कि मुझे खाना बनाना पसंद है, तो उन्होंने उसके बारे में क्वेश्चन पूछे थे। तो बाकी तो डेफ से चलता है। मुझे लगता है कि 50-50% था मेरा। 50% डेफ से क्वेश्चन पूछे गए थे, 50% करंट अफेयर्स बेस्ड था। बट अच्छा था एक्सपीरियंस।
जितना मॉक्स में डराया जाता है वैसा नहीं होता है, बहुत ही कैज़ुअल कन्वर्सेशन होती है, ठीक होता है इंटरव्यू। ठीक है। नहीं यार, आई थिंक आई विल गेट द डिज़ायर्ड सर्विस एंड आई विल नॉट गिव अनदर अटेम्प्ट। ठीक है। इम्पोर्टेंट वेबसाइट में आप पीआरएस देख सकते हैं और पीआईबी से डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, डाउन टू अर्थ मैगज़ीन है, वहाँ से देख सकते हैं। सिलेबस समझ में नहीं आता, क्या करें? तो यार सिलेबस बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि सिलेबस समझ में नहीं आता। तो भाई सुबह सुबह उठ के 30 मिनट पहले सिलेबस ही पढ़ लो। मैं भी यही करता था, क्योंकि मुझे पता है कि जितने भी सीरियस एस्पिरेंट्स हैं, उनको टिप्स पे याद होता है कि ये क्वेश्चन कहाँ से आया था और कौन से सेक्शन से आया था। तो सिलेबस को ज़रूर याद रखिए। सिलेबस आपके टिप्स पे होना चाहिए कि यार ये सिलेबस है, ये इसमें ये पूछा गया है। खुद के नोट्स बनाएँ या फिर दूसरों के नोट्स? ठीक है यार, नोट्स का क्या है ना, इट डिपेंड्स अपॉन यू। तो पर्सनैलिटी पे डिपेंड करता है कि आप खुद के नोट्स से काम चला सकते हैं या फिर दूसरे के नोट्स की ज़रूरत पड़ेगी आपको। मैं अपना बता देता हूँ, मैंने ऑप्शनल के खुद के नोट्स बनाए थे, मैंने पॉलिटी के खुद के नोट्स बनाए थे, मैंने इकोनॉमी के किसी टॉपर्स के नोट्स यूज़ किए थे, प्री के लिए, मेंस के लिए नहीं। मेंस के लिए मैंने सब सारे खुद के नोट्स बनाए, बट प्री के लिए जो कंसोलिडेटेड नोट्स थे मेरे, वो मैंने किसी टॉपर्स के पढ़े थे और उसी को मैं डेली रिवाइज़ करते रहता था प्री से पहले। तो इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप आपकी पर्सनैलिटी क्या है। अगर आप दूसरे के नोट्स से पढ़ सकते हैं तो आप देख सकते हैं, वरना खुद के नोट्स बना लीजिए यार, उसमें ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। क्योंकि फिर आपको अपनी लैंग्वेज ज़्यादा समझ में आती है और उसको जितना कंसोलिडेट करेंगे, जितनी बार रिवाइज़ करेंगे, उतना अच्छा रहेगा। यूपीएससी के लिए कितने ईयर्स का करंट अफेयर्स पढ़ना चाहिए? यार यूजुअली 2 साल का करंट अफेयर्स मेंस में हम करके जाते हैं। जो करंट ईयर चल रहा है और उससे प्रीवियस ईयर चल रहा है। जो प्री है उसमें भी यहीं से क्वेश्चन आ जाता है और मेंस में भी यहीं से क्वेश्चन आ जाता है। करंट अफेयर्स के लिए यार मैं जो न्यूज़पेपर है वो बहुत ही कैजुअली पढ़ता था। जैसे अ, जैसे अपने मम्मी-पापा पढ़ लेते हैं ना कि देश दुनिया में चल क्या रहा है, वैसे। और एक करंट अफेयर्स का एनालिसिस वीडियो मैं देख लेता था, जब भी मेरे पास फ्री टाइम रहता था 1 घंटे। इसके बाद मैं मंथली मैगज़ीन पढ़ता था और मंथली मैगज़ीन के भी काफ़ी वीडियोज़ अवेलेबल है फ्री में यूट्यूब पे। तो वहाँ से उन वीडियोज़ के थ्रू मैं हाइलाइट कर देता था मंथली मैगज़ीन्स को। तो इससे मेरा करंट अफेयर्स कंसोलिडेट हो जाता था और कवर भी हो जाता था कॉम्प्रिहेंसिवली। और प्री से पहले तो करंट अफेयर्स की वीडियोज़ अवेलेबल हो जाती हैं। बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं जो फ्री में पीटी 365 और मेंस 365 को कवर कराते हैं, तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं। कौन-कौन से न्यूज़पेपर्स को यार, एक ही न्यूज़पेपर को फ़ॉलो कर लो। द इंडियन एक्सप्रेस को कर सकते हो या फिर द हिंदू को कर सकते हो। बट इंटरव्यू से पहले हो सके तो 2 को पढ़ लेना। इंटरव्यू में काफ़ी डाइवर्स व्यू चाहिए होता है, तो 2 न्यूज़पेपर आप कवर कर सकते हैं। बट इंटरव्यू से पहले ट्राई कीजिए कि आप एक ही न्यूज़पेपर पे स्टिक रहें। और यार करंट अफ़ेयर्स में ज़्यादा टाइम आप ना दें तो अच्छा है। मतलब आपका डेली का 2 घंटे से ज़्यादा करंट अफ़ेयर्स में नहीं जाना चाहिए। मैगज़ीन कैसे पढ़ें? यार मैंने तो ज़्यादा मैगज़ीन्स पढ़ी नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। तो मैं ट्राई करता था कि न्यूज़पेपर से ही कंटेंट उठाने की, न्यूज़पेपर से ही एग्ज़ाम्पल्स उठाने की। यहाँ से जो भी मुझे डेटा मिलता था या फिर पीआईबी से डेटा मिलता था, डाउन टू अर्थ से डेटा मिलता था, उनको मैं अपने नोट्स में लिख लेता था। मैंने नोट्स बनाए थे उसमें एक साइड में स्केल से लाइन खींच दी थी, तो उसके साइड में जब भी मुझे कुछ ऐड करना होता था, तो मैं उसमें ऐड करते रहता था। टेस्ट सीरीज़ कब से जॉइन करें? यार मेंस के लिए टेस्ट सीरीज़ आप प्री होने के बाद ही जॉइन करें तो अच्छा है। और मेंस में टेस्ट सीरीज़ में यार इवैल्यूएशन में बहुत ही क्या बोलते हैं कि जो अपनी यूजुअल
टेस्ट सीरीज़ हैं यहाँ पे जो मिलती हैं, उनमें जो मार्किंग दी जाती है, मुझे नहीं लगता वो सही मार्किंग होती है, क्योंकि जितना देखा गया है वो 40 टू 60% में मार्क्स देते हैं। तो चाहे आपने बहुत ही अच्छा आंसर लिखा हो या फिर आपने बहुत ही गंदा आंसर लिखा हो, दे विल गिव यू 40 टू 60% मार्क्स। तो मैं ट्राई करता था कि उनके मार्किंग्स को उतना सीरियसली ना लूँ। बाकी मैंने ज़्यादा टेस्ट नहीं लगाए। कुछ ही टेस्ट सीरीज़ में लगाता था, जो मैंने प्री के बाद लगाए हैं बस। ऑप्शनल के मैंने डेडिकेटेडली टेस्ट दिए हैं गाइडेंस आईएएस से। आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अगर बात की जाए आवर्स की, तो यार जैसे सारे टॉपर्स बोलते हैं, मेरा भी वही मानना है कि क्वांटिटी ऑफ आवर्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट, क्वालिटी ऑफ आवर्स आर इम्पॉर्टेंट। अगर आप 12 घंटे बुक खोल के बैठे हैं और आपके दिमाग में कुछ नहीं जा रहा है, तो उसका कोई यूज़ नहीं है। बट आप जैसे ही शेड्यूल बनाएँगे, तो सभी शेड्यूल बनाते हैं, टाइम टेबल बनाते हैं। मैंने भी बनाया था, मैं ट्राई करता था कि मैं डेली 8 से 10 घंटे पढ़ लूँ, और इस एग्ज़ाम में कंसिस्टेंसी का बहुत रोल है। तो मैं ट्राई करता था कि मंथ में 2 ब्रेक ले लूँ, बट एवरी 15 डे मैं ब्रेक लेता था, बट 2 वीक तक मैं लगातार कंसिस्टेंटली पढ़ता था। क्योंकि हर 15 दिन बाद आपको ऐसा लगेगा कि यार नहीं हो रहा है मेरे से, या फिर छोड़ देना चाहिए। काफ़ी डाउन फ़ील होता है। उस टाइम में आप अपने पेरेंट्स से बात कर सकते हैं। आप कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो आपको खुशी देती हो, आप वो कर सकते हैं। मेरे केस में या तो मैं अपने पेरेंट्स से या दोस्तों से बात करता था, या फिर मुझे खाना बनाना पसंद था, तो मैं खाना बनाता और दोस्तों को खिलाते रहता था, या फिर मैं जिम चले जाता था। उससे क्या है ना कि माइंड थोड़ा रिलैक्स हो जाता है। तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि इस प्रिपरेशन में कंसिस्टेंटली काफ़ी कम बच्चे पढ़ पाते हैं, पर जिन जो पढ़ पाते हैं शायद वो अच्छा करते हैं। तो ट्राई कीजिए कि आप मेंटली बर्डन ना करें अपने आप को। ये प्रिपरेशन आपको फिज़िकली और मेंटली तो चैलेंज करेगा ही करेगा। तो ट्राई कीजिए कि आप अपनी डेली रूटीन में कोई एक फ़िज़िकल एक्सरसाइज़ ज़रूर रखें। उससे आपका माइंड रिलैक्स रहेगा और नींद अच्छी आएगी। जितना आप अच्छा सो पाएँगे, उतना आप अच्छा सोचेंगे नेक्स्ट दिन। टाइम टेबल कैसे बनाना है? यार टाइम टेबल तो मैं क्या करता था कि जैसे आप अगर मॉर्निंग पर्सन हैं, तो 5:30 बजे से पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं, और 5:30 से 12:30 का जो समय है, 7 घंटे, उसमें ट्राई कीजिए कि 5 से 6 घंटे निकल जाएँ आपके। 2-2 घंटे में आप जीएस 2 जीएस लगा सकते हैं, या फिर 1 जीएस लगा सकते हैं। लंच ब्रेक ले लीजिए 12 से 2 तक का, उसमें फिर आप रेस्ट भी कर सकते हैं। उसके बाद फिर आप जीएस ऑप्शनल पढ़ लीजिए, या फिर करंट अफ़ेयर्स कर लीजिए। तो मेरा शेड्यूल तो यही रहता था। यूपीएससी की तैयारी ऑनलाइन करनी चाहिए या ऑफ़लाइन? हाँ, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अभी भी काफ़ी बच्चों को लगता है कि जब तक कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाके बैठेंगे नहीं, तब तक वो यूपीएससी वाली फ़ील नहीं आएगी। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैंने अपनी सारी पढ़ाई ऑनलाइन की है। मैं ऑफ़लाइन कोचिंग सिर्फ़ अपने ऑप्शनल की, वो भी जो एनरिचमेंट कोर्स था उसके लिए गया था, बाकी मैंने सारी पढ़ाई ऑनलाइन की है। एंड अभी टेक्नोलॉजी आ गई है, एंड काफ़ी अफोर्डेबल प्राइसेस में अवेलेबल है। तो अगर आप बहुत ही दूर-दराज़ इलाके से हैं, तो आई डोंट थिंक इट्स नेसेसरी टू लिव इन दिल्ली, स्पेशली इन सच अ सफोकेटेड एरिया, एंड वो भी काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं। तो आप घर से भी पढ़ सकते हैं, या फिर आप अपने आस-पास कोई रेंट पे रूम लेके भी रह सकते हैं। मैं काफ़ी जो राजौरी गार्डन में रहता था, जो कि मुखर्जी नगर से काफ़ी दूर है, काफ़ी सेक्लूडेड एरिया था वो। ओके, मैप समझ नहीं आते, क्या करें? यार मैप्स में सुदर्शन सर गुर्जर की एक सीरीज़ है यूट्यूब पे फ्री में, इंडियन मैप्स और वर्ल्ड मैप की, वो आप ज़रूर देखें। मैंने भी वहीं से देखा था। इवन दो आई हैड ज्योग्राफी एज़ माय ऑप्शनल, फिर भी मुझे उसकी ज़रूरत पड़ी। तो वो काफ़ी अच्छी सीरीज़ है, वो आप ज़रूर देखें। बाकी एटलस अपने साथ में रखें यार। जो भी आपको न्यूज़पेपर में कंट्री के बारे में पता चलता है, तो आप उसके आस-पास की कंट्रीज़ को देखें और नोट कर लीजिए, उसमें काफ़ी हेल्प मिलेगी।
प्लान बी रखना चाहिए या नहीं चाहिए? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मेरा ये मानना है कि भाई प्लान बी होना ही चाहिए। यूपीएससी एग्ज़ाम बहुत ही अनसर्टेनिटी वाला है, तो इसमें आप अगर प्लान बी रखेंगे तो आपके पास एक श्योरिटी रहेगी कि यार अगर ये नहीं हुआ तो मैं ये कर लूँगा। उससे आप पे जो मेंटल प्रेशर आएगा वो उतना नहीं आएगा, अगर आप ये सोचेंगे कि यार ये नहीं हुआ तो ज़िंदगी ख़त्म। तो आप प्लान भी ज़रूर रखिए। मेरे केस में मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर था, मैंने सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर से रिज़ाइन किया हुआ है। तो आई यूज्ड टू थिंक कि यार ये नहीं हुआ तो कभी भी किसी कंपनी में जॉब तो मिल ही जाएगी। तो प्लान भी रखें यार। मेरे हिसाब से तो प्लान भी बिल्कुल रखना चाहिए। कब से रखें? कब से रखें यार? अगर आपने एक सीरियस अटेम्प्ट दे दिया है ना यूपीएससी में, जिसमें आपको लगे कि यार इस अटेम्प्ट में मैंने सब कुछ दे दिया है, अभी शायद मैं फर्दर इम्प्रूवमेंट ना कर पाऊँ और फिर भी आपका नहीं होता है, तो तब से आप प्लान बी रखना स्टार्ट करें। बट ये तभी सोचें जब आपने एक सीरियस अटेम्प्ट दे दिया है। अगर आप ऐसे ही चले गए हैं, आपने उतनी पढ़ाई नहीं की है जितनी आपको करनी चाहिए थी, तो आप उस समय से ना सोचें। और यार अगर आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है ना, तब तो आपको ये सोचना है कि अब तो 200% देना है। चाहे वो 50 दिन बचे हों, चाहे 60 दिन बचे हों। ट्राई कीजिए कि आप उन 50 दिनों में जो अपना कॉम्पिटिशन है, उनसे आगे रहें। रिवीजन का मैं पहले भी बता रहा था कि रिवाइज़, मेमोराइज़, कंसोलिडेट। जितनी बार आप रिवाइज़ करेंगे सेम कंटेंट को, उतनी बार आपको वो मेमोराइज़ होगा तो आप उसको कंसोलिडेट कर पाएँगे। ट्राई कीजिए कि 10% रूल अपनाइए। मुझे भी किसी सर ने बताया था कि जो भी आप पढ़ रहे हैं, उसको 10% में कंसोलिडेट कर दीजिए एंड में आके। डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचें? यार मैं अपना फ़ोन बंद करके रख देता था अलमीरा में, तो एंड सोशल मीडिया अकाउंट से दूर रहा हूँ मैं मोस्ट ऑफ द टाइम। एंड आपको भी मुझे लगता है कि सोशल मीडिया से दूर थोड़ा तो रहना चाहिए। आप कभी-कभी जा सकते हैं महीने में 1 बार, बट सोशल मीडिया इन माय व्यू प्रिपरेशन के टाइम पे काफ़ी टॉक्सिक है एंड आपकी मेंटल हेल्थ को ख़राब कर सकता है। एंड आजकल तो जो रील कल्चर है उससे हमारा अटेंशन स्पैन कम हो गया है। तो आप ट्राई कीजिए कि सोशल मीडिया से जितना दूर रह सके उतना दूर रहें। ठीक है, बाकी आपकी तरफ से कुछ टिप्स? यार टिप्स तो यही है कि यूपीएससी इज़ अ लॉन्ग गेम। हो सकता है कि किसी का फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाए और हो सकता है किसी का छठवें अटेम्प्ट में हो। तो बी प्रिपेयर्ड कि जो आने वाला है इस जर्नी में, आपके हो सकता है कि आप किसी रिलेशनशिप में हो, उनको उतना टाइम नहीं दे पा रहे हो। हो सकता है आपने अपने फ्रेंड से काफ़ी समय से बात नहीं की हो। ऐसा भी होगा कि आपको लगेगा लगेगा कि यार फिज़िकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, बहुत प्रॉब्लम आ रही है। एंग्ज़ायटी कभी-कभी होगी, बट इन सब में आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस तो रखना ही है। अगर आप खुद में कॉन्फिडेंस नहीं रखेंगे, तो कोई और आप में कॉन्फिडेंस क्यों रखेगा? तो आप अपने ऊपर तो कॉन्फिडेंस रखिए, आज नहीं तो कल होगा। आप अगर कंसिस्टेंट हैं, आप अगर ईमानदार हैं अपनी प्रिपरेशंस के लिए, तो आपका एग्ज़ाम बिल्कुल क्रैकेबल हो सकता है। सबसे पहले तो यही सोचें कि यार ये एग्ज़ाम क्रैक करना पॉसिबल है। जब आपने ये सोच लिया ना कि ये एग्ज़ाम क्रैक किया जा सकता है, फिर आगे चीज़ें सही होने लगेंगी। अपने ऊपर विश्वास रखें और फैमिली से यार बात करते रहें। उनको भी थोड़ा बताते रहें कि आपके जीवन में क्या चल रहा है। एकदम आइसोलेट मत हो जाना इस प्रिपरेशन में, वरना बाद में एंग्ज़ायटी इश्यू हो सकते हैं। ओके, अब मैं बाकी एस्पिरेंट्स के क्वेश्चंस रीड करने वाला हूँ। तो लेट्स सी। आंसर राइटिंग स्ट्रैटेजी, यार डेली आंसर लिख लो एक, इनफ है। और अपने आप को बर्डन मत करना कि आंसर नहीं लिखा जा रहा है, अभी बेस्ट आंसर नहीं लिखा जा रहा है, मेरा होगा या नहीं होगा। आप गंदा आंसर लिखिए बट लिखिए ज़रूर और ट्राई कीजिए कि उसको टाइम में लिखने की। हो सकता है स्टार्टिंग में आप 10 मिनट लें, 15 मिनट लें, 20 मिनट भी ले सकते हैं। बट जैसे-जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो उसको 7 मिनट में करने का सोचें, 10 मार्क्स का जो क्वेश्चन है। ठीक है, हाउ टू स्टार्ट, वेयर टू टेक हेल्प फ्रॉम, हाउ टू इम्प्रूव। यार यूट्यूब पे काफ़ी फ्री गाइडेंस
हैं, चैनल्स हैं जहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। आप कब से स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, तो आप उनको देख सकते हैं। या फिर जैसे आप अगर 2026 का सोच रहे हैं, तो डिसाइड कर लीजिए पहले कि 3-4 महीने में क्या आप क्या ऑप्शनल लेने वाले हैं। एंड साथ-साथ में जीएस प्लस ऑप्शनल की तैयारी करते रहिए। इकोनॉमी के लिए यार मैंने मृणाल सर का फाउंडेशन किया था एंड मृणाल सर के क्योंकि नोट्स काफ़ी लेंदी हो जाते हैं, वो मार्केट में ईज़िली अवेलेबल भी हैं। बट आई हैड कंसोलिडेटेड देम इन अ वेरी फ्यू पेजेस, तो उसने मेरे को प्री में काफ़ी हेल्प की। मेरा मीडियम इंग्लिश था भाई। ऑप्शनल स्ट्रैटेजी, यार ऑप्शनल के लिए आप जहाँ से भी फाउंडेशन कर रहे हैं ना, उस फाउंडेशन को ट्राई कीजिए कि आप जब सोने जाएँ, जो भी आपने उस दिन क्लास ली है उसको रिवाइज़ ज़रूर कर लें। क्योंकि अगले दिन जो होगा वो पिछली क्लास से कुछ ना कुछ कनेक्टेड होगा और आप अगर उस समय उससे कनेक्ट नहीं कर पाएँ तो आपका फिर क्लास में मन नहीं लगेगा। तो ट्राई कीजिए कि जो सर ने बोला है कि किताब से कुछ पेजेस पढ़ने हैं या फिर कुछ भी हो सकता है, तो ट्राई कीजिए कि आप 1 दिन का काम निपटा के सोएँ। एनसीईआरटीज़ का रोल, यार एनसीईआरटीज़ का रोल काफ़ी है, स्पेशली अगर प्री की बात की जाए तो। हिस्ट्री में तो एनसीईआरटी से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। तो एनसीईआरटी आप ज्योग्राफी के लिए 11th-12th की इनफ है, बट हिस्ट्री के लिए आप 6th टू 12th की पढ़ सकते हैं। बट मेरा ये मानना है कि आप ज़्यादा समय ना दें क्योंकि वो 6वीं क्लास के बच्चों के लिए है, तो उनको जितना जल्दी आप कवर कर सकते हैं उतना करें। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए मैंने जो करंट अफ़ेयर्स थे उनका कंपाइलेशन देखा था। जो भी टेक्नोलॉज़ीज़ आ रही है उनको एक बार अच्छे से रीड थ्रू कर लिया और जो बेसिक्स पूछता है यूपीएससी बायोलॉजी के क्वेश्चंस हो गए, वो मैंने शिवेन सर की क्लासेस हैं यूट्यूब पे फ्री में, वहाँ से किए। प्रीलिम्स स्ट्रेटजी, यार अगर आपका सीसेट और जीएस-1 में ठीक-ठाक स्कोर आ रहा है, तो आप फ़ेब या मार्च से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप सीसेट में कमज़ोर हैं तो यार आप पहले से दिसंबर से स्टार्ट करिए क्योंकि ऐसा कई बार देखा गया है कि हम जीएस में तो 100 ले आते हैं बट सीसेट की वजह से हम हमारा मेंस क्वालिफाई नहीं होता है। तो अगर आपको लगता है कि आप कमज़ोर हैं तो पीवाईक्यूज़ को सॉल्व करते रहिए, थोड़ा जल्दी स्टार्ट कर दीजिए। ज्योग्राफी ऑप्शनल्स की बुक, यार ज्योग्राफी ऑप्शनल्स के लिए वही स्टैंडर्ड बुक्स हैं, माजिद हुसैन बुक है, सुदीप्ता अधिकारी है। बट क्योंकि वो बुक्स इतनी लेंदी हैं तो डिफ़िकल्ट होता है बुक से पढ़ना। मैंने बुक से उतना पढ़ा नहीं है। मैं जो भी अपनी फाउंडेशन की क्लासेस हैं, उनको बार-बार रिवाइज़ करके, उनके नोट्स कंसोलिडेट करके पढ़ा हूँ। एंड जो भी सर ने बोला है कि इस चैप्टर से ये पेजेस पढ़ने हैं, वो मैं पढ़ते रहता था। ज्योग्राफ़ी ऑप्शनल में किताबों को मतलब स्टार्टिंग कवर टू एंड कवर नहीं पढ़ना है, ऐसी गलती मत करना। कवर टू कवर बुक कवर नहीं करनी है। जितना बोला जाए, जितना सर बोल रहे हैं उतना कवर कर लेना। यार अगर आप एक बार बुक पढ़ लिए हो, तो उसमें हाइलाइट कर दो। एक हाइलाइट हो जाओगे तो अगली बार वैसे ही कम समय लगेगा। तो आपकी पॉलिटी में सब यही करते हैं कि जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं वो हाइलाइट कर देते हैं। तो नेक्स्ट टाइम आपका बहुत कम समय में रिवीजन हो जाएगा। नोट्स यार देखो नोट्स 2 तरह के हैं। एक तो आप जो क्लासेस लेंगे उसके नोट्स होंगे और एक आप जब रिवीजन करेंगे तब नोट्स बनाएँगे। जब आप 3-4 बार रिवीजन कर लेंगे तब आपको वो मेमोराइज़ हो जाएगी चीज़ें, तब आप शॉर्ट नोट बनाना स्टार्ट करें। और शॉर्ट नोट में 10% रूल फॉलो कीजिए हमेशा। जितना भी आपने पढ़ा है उसको 10% में कन्वर्ट करने की ट्राई करें। यार अगर कोई सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा है, बी इट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, तो ज़्यादा लोड मत लो यार उसका, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चंस उसी सब्जेक्ट से आएँगे। अगर आपका पॉलिटी, इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है और हिस्ट्री नहीं है, इट्स ओके। ऐसा सभी के साथ होता है। जितने भी एस्पिरेंट क्लियर करते हैं, जो भी टॉपर्स होते हैं, उनको ऐसा नहीं होता है कि उनका सारे सब्जेक्ट्स बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। मेरा भी हिस्ट्री बहुत वीक है।
तो और मुझे पता भी है कि हिस्ट्री में काफ़ी वियर्ड क्वेश्चन्स आते हैं और जो हिस्ट्री ऑप्शनल्स वाले बच्चे होते हैं इवन उनका सही नहीं होता है। तो हिस्ट्री में ज़्यादा लोड मत लो यार। जो एनालिटिकल सब्जेक्ट्स हैं पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, ट्राई कीजिए कि इनमें आप क्वेश्चंस गलत ना करें। और इन अगर इनके क्वेश्चंस आपके 80 टू 90% कवर हो जाते हैं तो आई थिंक प्री क्वालिफाई करने के काफ़ी अच्छे चांसेस होंगे। दिस वाज माय सेकंड अटेम्प्ट, फर्स्ट मेंस एंड फर्स्ट इंटरव्यू। नहीं, मैंने घर से प्रिपरेशन नहीं की थी, मैंने दिल्ली से ही की थी, बट मैं ऑनलाइन की थी। ऑनलाइन कोचिंग ली थी और ऑनलाइन ही तैयारी की थी। ऑफलाइन कोचिंग मैंने विज़िट नहीं की है। टॉपिक वाइज़ नोट्स बन जाएँगे यार, आप एक बार रिवाइज़ करना तो स्टार्ट करो, नोट्स बन जाते हैं। पहले आप रिवाइज़ करो, जब आपको लगे कि चीज़ें मेमोराइज़ हो गई हैं, जब सोते समय भी उनके सपने आने लगे तब शॉर्ट नोट्स बनाना स्टार्ट कर देना। यार अगर आप 2027 की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो जो फ्री कंटेंट है यूट्यूब पे, वहाँ से आप एक सोर्सेज़ को पकड़ सकते हो। किसी भी एक सोर्स से पॉलिटी की वीडियोज़ देख डालो, अगर आप अभी कॉलेज में हो तो। और किसी भी सोर्स से हिस्ट्री की क्लासेस देख डालो। इससे आपका एटलीस्ट बेसिक्स कवर हो जाएगा और ट्राई करो कि एनसीईआरटी खत्म कर दो। हाँ, मिस्टेक्स क्या की थी? यार जो 2023 का प्रीलिम्स था, उसमें मैं पीवाईक्यूज़ ही करके नहीं गया था। मुझे पता ही नहीं था कि यूपीएससी किस पैटर्न से पूछता है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं। मैं बस ऐसे ही, क्योंकि मैंने अप्रैल 2022 में स्टार्ट किया था एंड मई 2023 में मैंने अटेम्प्ट किया है। तो 1 साल में मेरा उतना मेरा जो फाउंडेशन है वो पूरा भी नहीं हो पाया था और मैंने पीवाईक्यूज़ उतने सॉल्व नहीं किए थे। तो इसकी वजह से आई थिंक 2023 वाला अटेम्प्ट में फेल हो गया। इंग्लिश वीक। यार मीडियम तो आप कोई भी रख सकते हो, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो। यूपीएससी काफ़ी फ्लेक्सिबल है लैंग्वेजेस के मामले में, तो जो भी आपको सही लगे वो उसमें कर सकते हो। इंटरव्यू एक्सपीरियंस, यार इंटरव्यू एक्सपीरियंस स्पेशली होता है एंड स्पेशली जब शुक्ला सर का बोर्ड हो, जिनको हमने काफ़ी पॉडकास्ट में देखा है, जिनके बारे में थोड़ा पता भी है कि ही इज़ एन एक्सपर्ट इन डिफेंस एंड न्यू टेक्नोलॉजीज़। तो हम थोड़ा तो एक प्रिपेयर करके गए थे उनके लिए, बट स्टिल इंटरव्यू में काफ़ी बाउंसर क्वेश्चंस आ ही जाते हैं। मॉक इंटरव्यूज़ एंड यूपीएससी इंटरव्यूज़ में क्या डिफरेंस होता है? आई थिंक मॉक इंटरव्यूज़ थोड़े सीरियस टाइप के होते हैं, कभी कभी ग्रिल भी कर देते हैं बच्चे को, बट जो रियल इंटरव्यू होता है वो कन्वर्सेशन टाइप होता है। उसमें आपका एप्टीट्यूड देखा जाता है, उसमें आपका एटीट्यूड देखा जाता है कि आप वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के प्रति क्या एटीट्यूड रखते हैं। आप रिजिड तो नहीं है, आप ज़ीरो या वन में तो चीज़ें नहीं देखते हैं। तो इन सब बातों का ध्यान रखें कि आप करंट जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उसके अगेंस्ट में तो कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। हाँ यार, ये बहुत होगा कि ऐसा लगेगा कि टाइम नहीं है एंड एंग्जायटी, डिप्रेशन फ़ील होगा। बट मैंने भी ट्राई किया था कि आई ऑलमोस्ट कॉन्टैक्टेड विद अ साइकियाट्रिस्ट। तो होता है इस प्रिपरेशन में। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि जितना भी आप अगर 8-9 घंटे पढ़ रहे हैं, 10 घंटे पढ़ रहे हैं कंसिस्टेंटली, तो अपनी फ़िज़िकल हेल्थ के लिए भी टाइम निकालें। मेडिटेशन कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं। 1 या 2 घंटे, 1 घंटे मिनिमम आप अपनी फ़िज़िकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ को ज़रूर दें। अगर प्री, मेंस और इंटरव्यू में
किसी क्वेश्चन का आंसर ना आता हो तो उसे कैसे डील करें? यार अगर प्री में नहीं आता है तो भाई, अगर बिल्कुल ही नहीं आता है तो छोड़ दो। अगर 50-50 तक पहुँच जाते हैं तो आप एक डिसीज़न ले सकते हैं। बट अगर आपको बिल्कुल ही नहीं आता है तो मतलब अटेम्प्ट ना करो तो अच्छा है। मेंस में तो यार ऑप्शन नहीं होता है छोड़ने का। तो मेंस में आपकी इतनी प्रिपरेशन हो जाती है कि आप बेसिक का आंसर तो लिख ही सकते हैं। अगर आपके पास डेटा नहीं है, कमिटीज़ नहीं है, तो एटलीस्ट आप बेसिक आंसर तो लिख के आएँ, छोड़ना नहीं है। इंटरव्यूज़ में आपके पास लग्ज़री होती है कि आप बोल सकते हैं कि सॉरी सर, आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट, या फिर सॉरी सर, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल इट। तो इंटरव्यू में आप बोल सकते हैं, नहीं आता है तो। मेरी सर्विस चॉइस आईएएस, देन आईपीएस, देन आईएफएस, देन आईआरएस। दिस वाज़ माय सेकंड अटेम्प्ट। हिंदी मीडियम के लिए भी काफ़ी कोचिंग्स अवेलेबल हैं यार। तो देख लीजिए, यूट्यूब पे भी फ्री में अवेलेबल है। काफ़ी टॉपर्स की स्ट्रेटजी है, उनको एनालाइज कर लीजिए एंड देन यू कैन स्टार्ट योर प्रिपरेशन। ओके, आई थिंक दिस इज़ द एंड ऑफ द क्वेश्चंस। इज देयर एनी क्वेश्चंस? 10-10 मंथ्स आर इनफ फॉर टू क्वालिफाई प्रीलिम्स। या डिपेंड करता है कि आपकी प्रिपरेशन किस लेवल की है। अगर आपने एक बार अच्छे से प्री क्वालिफाई या फिर प्री के लिए पढ़ा है तो आई थिंक 3-4 महीने भी इनफ होते हैं। लेकिन अगर आपने बिल्कुल ही प्रिपरेशन नहीं की है, आप ग्राउंड ज़ीरो पे हैं, तो आपको 1 साल लग सकता है पूरा कवर करने में सिलेबस। Okay, I think I have answered almost all the questions, and there are no further questions. So I'll be ending the live stream.